अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डुअल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले ऐसा करते हैं, हम पांच जो हमने टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी है उसके हम पांच हेड्स देख लेते हैं कि वो पांच हेड्स की नेचर क्या होती है। इंक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, डिक्रीज होते हैं तो क्या होंगे, मतलब डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे। लोग समझते हैं कि जो डेबिट बैलेंस है वो प्लस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस है वो माइनस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि देखिए यहाँ पे है एसेट, सही है। एसेट और एक्सपेंस का नेचर एक जैसा होता है। लाइक अगर वो इंक्रीज हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, तो वो कहाँ होंगे, डेबिट साइड पे। और जब वो डिक्रीज हो रहे होंगे तो वो क्रेडिट साइड्स पे होंगे। ठीक है, हम डुअल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, इससे पहले थोड़े से नेचर्स का बारे में पता होना चाहिए ना, कि वो जब इंक्रीज हो रहे होंगे, जब बढ़ रहे होंगे, तो वो डेबिट साइड होंगे या क्रेडिट साइड होंगे। हमें ये पता ही नहीं होगा तो हम क्वेश्चन या इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे, डुअल एंट्री सिस्टम कैसे समझ आएगा हमें। तो इसलिए पहले ये पढ़ते हैं, देन उसके बाद डुअल एंट्री सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करेंगे। देन इसके बाद आ गया लायबिलिटी, इक्विटी या कैपिटल के लिए, रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू इनकम के लिए या इक्विटी कैपिटल के लिए और लायबिलिटी के लिए। हालांकि रेवेन्यू इनकम में मैंने आपको फ़र्क बताया था, लेकिन उनका नेचर जो होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, जो इनकम होता है उसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड नहीं होती, बट रेवेन्यू में कॉस्ट ऑफ गुड्स इंक्लूड होती है। बट इनका नेचर तीनों का सेम होता है। लायबिलिटी, इक्विटी और कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम की बात की जाए तो इनका नेचर सेम होता है। लाइक अगर वो इंक्रीज होंगे ना तो वो क्रेडिट साइड पे होंगे, ठीक है, और वो जब डिक्रीज हो रहेंगे तो वो डेबिट साइड पे होंगे, मतलब डेबिट रिकॉर्ड और क्रेडिट रिकॉर्ड। बट जो नेचर होता है ना वो क्रेडिट होता है, और इन दोनों का नेचर, एसेट एंड एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट साइड पे। जो नॉर्मली इंक्रीज हो रहे थे डेबिट साइड पे होते हैं, और क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम होते हैं। लाइक ये वाली इक्वेशन की बात की जाए तो ये वाली इक्वेशन को शो करता है। एसेट्स क्या हो रहा है, डेबिट, जब वो इंक्रीज हो रहा होता है तो डेबिट होता है, और लायबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं जब वो इंक्रीज हो रहे थे, तो इनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट साइड। तो हम ये जो अकाउंटिंग की जो इक्वेशन है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक रिसोर्सेज इज इक्वल टू सोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे पास कैश हो गया, बैंक हो गया, सप्लाईज हो गई, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हो गई, फर्नीचर, सोन। सही है, जो भी असेट्स में जो हमने सरमाया लगाया है, लाइक कैश हो गया, कैश इन कैश, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैश हो गया, इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज हो गया, इट्स अप टू यू। सही है, तो ये असेट्स हो गए सारे। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, सोर्सेस है, मतलब वो जो रिसोर्सेज हैं उसे हमने परचेज किया होगा, और परचेज करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट वगैरह कहाँ से आई होगी, लाइबिलिटीज़ और ऑनर सिक्योरिटी के जरिए आई होगी। लाइक लाइबिलिटीज़ क्या होती है, उधार होते हैं हमारे, क्रेडिटर्स होते हैं जो हमें उधार देते हैं, लाइबिलिटीज़ वो होती हैं। और ऑनर सिक्योरिटी क्या होती है, जो हमारा खुद का लगाया हुआ इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट होता है बिजनेस में। ठीक है, तो ये हमारे सोर्सेज होते हैं कि हमने ऑनर सिक्योरिटी मतलब खुद का पैसा लगाया है अपने बिजनेस में। अपने असेट्स कहाँ से खरीदे हैं, ऑनर सिक्योरिटी से, मतलब अपने खुद के पैसों से, या लायबिलिटी से मतलब उधार पे। और जो सबसे अच्छा बिजनेस होता है वो क्या होता है, जो 60% ऑनर सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब खुद का पैसा होना चाहिए, और 40% क्या होना चाहिए, लायबिलिटीज़ यानी उधार होना चाहिए। 40% से ज़्यादा होगा तो वो बिजनेस इतना अच्छा स्टेबल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सबसे गुड कंडीशन जो होती है लायबिलिटीज़ की वो 40% होनी चाहिए, और ऑनर सिक्योरिटी 60%। इससे ऊपर भी हो जाता है, इससे नीचे भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादा जो अच्छा होता है ना, अकाउंटिंग टर्म जिसको अच्छा मानती है, अच्छा बिजनेस मानती है, तो वो यही होनी चाहिए 40% एंड 60%, और ये 100%। मतलब अगर हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होगा तभी हमारी लायबिलिटी ज़्यादा होगी ना। अगर हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा तो हमारी लायबिलिटी कम ही होगी, तो हमें नीड नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो ऑनर सिक्योरिटी होता है उसमें हमारा प्रॉफिट भी ऐड होता है ना, बाद में जाके इनकम स्टेटमेंट से यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो वो प्रॉफिट ऐड कब होगा, जब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा होगा। और अगर हमारा बिजनेस अच्छा ही नहीं चल रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियस सी बात है हम उधार लेंगे, लायबिलिटी भी लेंगे ना। तो यही रीज़न होता है कि लोग सोर्सेज को देखते हैं कि सोर्सेज 40-60 पे है, या 50-50 पे है, या 60s के हैं, 40% इसके हैं। तो ये वर्स्ट हो जाता है, 50-50 भी नहीं होना चाहिए, 60-40 होना चाहिए, ये सबसे अच्छी कंडीशन होती है बिजनेस की। और अगर इससे कम है तो और अच्छी बात है कि जितना आप अच्छा कर सकते हैं। देन अब डुअल एंट्री सिस्टम की बात कर लेते हैं हम। अब मैं आपको ये नेचर तो बता ही चुकी हूँ ना, कि जो एसेट होता है वो डेबिट होता है, जब इंक्रीज हो रहा होता है तो डेबिट, एसेट एंड एक्सपेंस, ए और ई। ठीक है, LCR जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं एट द टाइम ऑफ इंक्रीजिंग। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ
प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री या डुअल कॉन्सेप्ट है। इसमें ये होता है कि लाइक अगर जैसे अगर मैंने एक चीज़ परचेज की है, एक मतलब इन्वेंट्री परचेज की है, तो इसके बदले में मैंने कुछ ना कुछ दिया होगा। लाइक जैसे 20,000 की मैंने इन्वेंट्री परचेज की, तो इन्वेंट्री मैंने परचेज कर ली 20,000 से डेबिट, और कैश मैंने पे करा उसके बदले, मेरे पास से कैश गया। तो जब इन्वेंट्री बढ़ गई तो इन्वेंट्री क्या होगी, डेबिट साइड पे, एंड देन जब कैश लेस करेंगे, मतलब अपने पास से कैश इसको दे रहे हैं 20,000 का, तो कैश भी लेस हो जाएगा। अभी आपको बेहतर अच्छे तरीके से समझ इस तरह से आएगा कि मैं आपको थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल एक करके बताऊँ, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल पे चलते हैं। अकाउंटिंग डिपेंड ही करता है डुअल एंट्री सिस्टम पे। अकाउंटिंग का ये नेचर है कि वो डुअल एंट्री सिस्टम पे ही डिपेंड करेगा, चाहे कुछ भी हो रहा हो, वो डुअल एंट्री पे ही काम करता है। अगर आप कोई चीज़ ले रहे हो तो कोई ना कोई चीज़ उसके बदले आप दोगे ज़रूर, ठीक है। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आप कुछ लो और इसके बदले आप कुछ दो ही ना। जैसे हम पहले ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, तो उसमें हम क्या करते थे, मतलब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते थे। चावल के बदले आटा, आटा के बदले गोश्त, इस तरह से करते थे। बट वो तो फ्लॉप हो गया था। लेकिन अब क्या करते हैं हम, उसके बदले या तो उधार रखवाते हैं या कैश पे करते हैं, तो डुअल एंट्री सिस्टम हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर हम एक उधार ले रहे हैं किसी से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, और उसको उससे उधार लेने, तो हमारे पास उधार देने का उधार बढ़ गया। जैसे मैंने 30,000 का उधार लिया, तो कैश तो मेरे पास आ गया 30,000 से, बट जो मेरी लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो गई। कैश तो मेरा इंक्रीज हुआ ही, ठीक है, लेकिन जो मेरी लाइबिलिटी है वो भी तो इंक्रीज हो गई ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो मिस्टर जहीर इन्वेस्टेड कैश ₹90,000। उसने क्या किया, जहीर ने इन्वेस्ट किया कैश किसमें, बिजनेस में। लिखा हुआ नहीं है, बिजनेस में ही कैश इन्वेस्ट करेगा 90,000 से, ठीक है। तो अब क्या होगा, कैश आ रहा है, कैश क्या आ रहा है हमारे पास, और ये जब बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जब कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है, कैपिटल क्या हो रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है और असेट भी बढ़ रहा है। समझाने के यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है। देन असेट, असेट देन कैश आ रहा है, तो 90,000 से कैश बढ़ जाएगा। देन कैपिटल भी बढ़ रहा है हमारा 90,000 से, तो 90,000 से ये भी क्रेडिट हो जाएगा, ये भी बढ़ रहा है ना। तो इस वजह से हमने इसको ब्रैकेट में नहीं लिखा। जो माइनस हो रहा होगा हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे या माइनस की साइन लगाएंगे, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि हम इसको ब्रैकेट में लिखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 30,000। अब क्या कर रहा है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, मतलब हमारी इन्वेंट्री जो हम लोग रीसेल पर्पस के लिए खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट पर या उधार पर। अगर ऑन कैश लिखा होता तो मतलब हमने कैश पे परचेज किया। यहाँ ऑन अकाउंट लिखा है, इट मीन्स कि हमने इसे क्रेडिट पे या उधार पे परचेज किया। कितने अमाउंट से, 30,000 से। अब क्या हुआ है, हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री परचेज करें, मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है, इंक्रीज हो रही है। असेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, 30 एंट्री बोल रही हूँ, सॉरी, इक्वेशन में क्या जाएगा, 30,000 से स्टॉक, स्टॉक मैंने यहाँ लिखा है इन्वेंट्री की जगह, इन्वेंट्री लिख सकते हैं, स्टॉक लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो 30,000 से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन इसके बाद क्या हो रहा है, उधार। अब मैंने उधार पे परचेज किया ना, तो मेरा उधार भी बढ़ गया इसकी वजह से। तो अब यहाँ क्या लिखूंगी मैं, 30,000 से ये भी उधार भी बढ़ गया। देखिए यहाँ पे भी बढ़ा, 90,000 से बढ़ा, यहाँ पे भी बढ़ा, ये इक्वल टू बीच में यहाँ पे है ना, यहाँ पे इक्वल टू है, तो 90,000 यहाँ पे एसिड की साइड पे, देन कैपिटल साइड पे 90,000 इंक्रीज हो गया। देन स्टॉक की बात करें, स्टॉक पर जब परचेज हमने किया तो 30,000 से यहाँ से भी बढ़ गया एसिड की साइड से, और लाइबिलिटी की साइड से भी 30,000 से बढ़ गया। अब क्या करेंगे, लाइन डालेंगे, मार्जिन ड्रॉ करेंगे, देन इसके बाद जो जो हमने काम किया वो सब लिखेंगे वापस। 90,000 का 90,000 आ गया, देन यहाँ कुछ काम नहीं होता, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, देन यहाँ पे भी कुछ भी नहीं काम हुआ, तो यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। देन स्टॉक आया हमारे पास, मतलब इन्वेंट्री आई हमारे पास, तो हमें 30,000 से इंक्रीज कर दी, मतलब हमारे बैलेंस में आ गई। देन इसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स पेबल हमारा उधार भरा था, तो हमने क्या किया, 30,000 से इसको इंक्रीज कर दिया। देन कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल भी हमारा भरा था, किसकी वजह से, हमने इन्वेस्ट किया था, जहीर ने कैश इन्वेस्ट किया था अपने बिजनेस में, इस वजह से 90,000 यहाँ पे बढ़ गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट एंट्री क्या कह रहा है, परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर कैश 25,000। मतलब इक्विपमेंट परचेज करें किस पर, कैश पर। इक्विपमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे पास इक्विपमेंट आएगा, परचेज करने की वजह से क्या होगा, इक्विपमेंट आएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है।
और कैश हमारे पास से जाएगा। तो इंक्रीज हो रहा है, असेट ही इंक्रीज हो रहा है। इक्विपमेंट क्या है हमारा, असेट है, ठीक है, लॉन्ग टर्म असेट है, लेकिन है तो असेट ही ना। तो असेट इंक्रीज हो रहा है इसकी वजह से, और कैश हमारे पास से जाएगा। जब हम कैश पे परचेज करेंगे तो आप एक चीज़ लेते हो तो उसके बदले आप कैश पे करते हो, तो कैश आपके पास से जाता है ना, तो इसी वजह से। तो कैश हमारे पास जाएगा 25,000 से, तो इस वजह से असेट हो रहा है लेस 25,000 से। यहाँ पे मैंने शो करके भी दिखाया है, देखिए कैश लेस हो रहा है 25,000 से, और इक्विपमेंट परचेज करें तो 25,000 से इंक्रीज हो रही है इक्विपमेंट। अब क्या करेंगे, 90,000 में से 25,000 का हमारे पास से कैश चले गया। अब कितना बचेगा हमारे पास, 65,000 से। देन 25,000 नीचे आ गया। देन 30,000 में कुछ काम नहीं हुआ, नीचे ले आए। 30,000 में कुछ काम नहीं हुआ, नीचे ले आए। 40,000 में कुछ भी काम, 90,000 में कुछ भी काम नहीं हुआ, नीचे ले आए इसको भी। देन अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 4, एंट्री नंबर 4 क्या है हमारे पास, सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट ₹23,000 कॉस्टिंग 19,000। कह रहा है जो गुड्स हमने परचेज की थी, गुड्स कहते हैं या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का है, एक ही बात है, ठीक है। गुड्स भी कहते हैं, स्टॉक कहते हैं इसको, इन्वेंट्री कहते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहते हैं। ये सब किस में आता है, सब इन्वेंट्री में ही आता है, ठीक है। सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट यानी उधार पर। अपने हमने क्या किया, गुड्स यानी इन्वेंट्री, हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमने क्या किए, सेल आउट कर दिए। सोल्ड का मतलब सेल आउट कर दिए, बेच दिए। कितने हज़ार से, 23,000 से। लेकिन जो हमारी जो हमने बेची होगी तो ज़ाहिर प्रॉफिट रख के ही बेची होगी ना, विदाउट प्रॉफिट हम बिजनेस कर ही नहीं सकते। तो हमने जब ली थी ना, उसकी अमाउंट थी 19,000, हमने जो बेची है 23,000 की, तो बीच में कितने, 4,000 का हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो ये हमने कॉस्टिंग कितनी, 19,000 से और 23,000 से। अब यहाँ पे लिखा हुआ है असेट इंक्रीज हो रहा है, असेट लेस भी हो रहा है, और कैपिटल इंक्रीज भी हो रहा है। अब ये 3 काम हो रहे हैं, पता है क्यों, इसकी वजह ये है कि हमने जब उधार भी दिया ना, तो हमारा अकाउंट रिसीवेबल मतलब हमारे रिसीविंग राइट्स बढ़ गए, सही है, 23,000 से। बट हमारे असेट गए, हमारी इन्वेंट्री कितनी की थी, 19,000 की थी, तो वो कितनी, 19,000 से हमारी लेस हो गई। देन अब 4,000 का प्रॉफिट जो आया था वो कहाँ जाएगा, जब प्रॉफिट जाता है तो मालिक के पास जाएगा, कहाँ जाएगा, मालिक के पास। प्रॉफिट होता है तो मालिक का प्रॉफिट होता है, और लॉस होता है किसका होता है, लॉस मालिक का लॉस होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था 4,000 का, तो हम कहाँ डालेंगे, कैपिटल में। अगर एक्सपेंस का अलग से हेड दिया होता, अभी तो हम असेट्स की इक्वेशन जस्ट कर रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन जस्ट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से कैपिटल में डाला है। अगर एक्सपेंस का अकाउंट अलग से दिया होता ना, तो हम उसमें ऐड करते, कैपिटल में ऐड नहीं करते। देन जैसे हम एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, हम इनकम में से लेस करते हैं एक्सपेंसेस, देन हम जो नेट इनकम आती है वो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैपिटल में ऐड कर देंगे। लाइक एंट्री बनेगी हमारी, ये क्या एंट्री बन रही है, 23,000 से हम क्या करें, अकाउंट रिसीवेबल हमारा बढ़ रहा है, जो मैं आपको बताया था। देन स्टॉक हमारे 19,000 के थे, तो हमने वो लेस कर दिए, और 4,000 के हमने कैपिटल हमारा बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे लेस हो रहा है, फिर यहाँ ऐड हो रहा है। अगर आप कहाँ करोगे तो इक्वल ही आएगा, पता है कैसे, लेकिन 23,000 से यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पे लेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहीं पे कम हो गया, और 4,000 के यहाँ बच गया, तो 4,000 यहाँ से लेस हो रहा है, तो इक्वल हो जाएगा। आप करके देखेंगे, आंसर आपका बिल्कुल इक्वल आएगा। यहाँ पे ये जो आप लिखेंगे ना, इस इक्वेशन को आप इक्वल करके देखेंगे, इसको प्लस करके देखेंगे, आंसर बिल्कुल इक्वल आएगा। यहाँ से यहाँ तक एक प्लस करेंगे, सेट हो जाएंगे सारे, और लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होए, आहिस्ते आहिस्ते आपको समझ आ जाएगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं, 5, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹7,000। परचेज की, अब क्या किया, परचेज की गुड्स का मैंने क्या बताया था, इन्वेंट्री भी कहते हैं और स्टॉक भी कहते हैं, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी कहते हैं। अब क्या क्या है, 7,000 की हमने परचेज किए, बट किस पे किए, कैश पे किए। तो परचेजेस किए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इन्वेंट्री बढ़ जाएगी हमारी 7,000 से, इन्वेंट्री बढ़ रही है। देन लेस कितना, लेकिन कैश भी तो कम हो रहा है ना हमारे पास, तो कैश इस वजह से एसेट भी कम हो रहा है हमारा। एंट्री क्या बनेगी इसकी, 7,000 एंट्री 7,000 से हमारा स्टॉक बढ़ रहा है, देखें स्टॉक में आया ये 7,000 से बढ़ रहा है, बट हमारा कैश भी तो इसकी वजह से जा रहा है ना, तो इस वजह से हमने 7,000 से इसको लेस भी किया है। अब क्या करेंगे,
65,000 में से 7 माइनस कर देंगे, 7,000 58,000 आ जाएगा। 25,000 को कुछ काम नहीं हुआ तो 25,000 आ जाएगा। देन 23,000 का 23,000 आ जाएगा। देन मैंने पिछले में शायद बताना भूल गई थी, 30,000 में 19,000 माइनस करेंगे तो इस वजह से यहाँ पे 11,000 हमने लिखा। देन 11 में से 7 प्लस कर देंगे कि 11,000 के हमारे पास स्टॉक थे। देन अब 7,000 के और आ गए ना, इस वजह से 18,000 हो गए। देन 30,000 का 30,000, 94,000 का 94,000, क्योंकि यहाँ पे कोई काम हुआ नहीं है, दैट्स वाई। इसके बाद कहाँ क्वेश्चन एंट्री नंबर 6 पे चलते हैं। विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹12,000। अब क्या कह रहा है, जो कैश है वो विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज। अब जो है ऑनर, ठीक है, ऑनर कौन है, सही है हमारे पास। उसने क्या किया, उसने पर्सनल यूज़ के लिए 12,000 रुपये उसने यूज़ कर लिए। पर्सनल यूज़, हाँ, बिजनेस यूज़ नहीं है। अगर बिजनेस यूज़ होता तो हम उसको एक्सपेंस में डालते, बट अब ये पर्सनल यूज़ है तो इसको हम कहाँ डालेंगे, ड्राइंग में। अब यहाँ पे तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना काम, तो यहाँ पे तो कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा, हम कैपिटल से ही लेस करेंगे। बट अगर नॉर्मली अगर एंट्री बनाते तो हम एंट्री क्या बनाते हैं, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। बट अब यहाँ पे ड्राइंग तो है ही नहीं, लेकिन हमें तो पता है ना हम ड्राइंग का काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर जैसे सैलरी दी होती है उसने, या सैलरी दी होती है एम्प्लॉयज़ को, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, मतलब एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, डेबिट करते हैं, और कैश को क्रेडिट करते हैं। बट अब यहाँ पे तो एक्सपेंस नहीं, इसने क्या कहा, मैं पर्सनल यूज़ के लिए से निकाल रहा हूँ कैश को 12,000 को। तो क्या हो जाएगा, एसेट हमारे पास से, कैश हमारे पास से कम हो रहा है, एसेट कम हो जाएंगे, और बिजनेस से निकाल रहा है, ठीक है, बिजनेस से निकाल रहा है तो क्या हमारा कैपिटल भी इसकी वजह से कम हो रहा है, बढ़ेगा नहीं कुछ भी। देखिए यहाँ पे इम्पैक्ट भी शो हो रहा है आपके, 12,000 से यहाँ से कम किया हमने कैश, कैश का है कॉलम, ठीक है, कैश हमारा कम हो रहा है, और 12,000 से हमारा कैपिटल भी कम हो रहा है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 7, पेड सैलरीज फॉर ₹8,000। सैलरीज है हमारी, ये क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। सैलरीज क्या है, अब मैंने एक एम्प्लॉय रखा है, उसे मैंने सैलरी भी पे करनी है। सैलरी कहाँ से मैं पे करूँगी, अपनी जेब से तो नहीं करूँगी ना, जाहिर है जो बिजनेस है उसी से पे करेंगे हम। तो सैलरीज किस में जाएगा, एक्सपेंस से, खर्चा है। लॉस और एक्सपेंस में मैंने आप लोगों को फ़र्क बताया था। एक्सपेंस वो जो हम लोग उससे फ़ायदा उठा लेंगे। अब एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ने ज़ाहिर मेहनत की है उसने, तो हम उससे उसकी सर्विसेज से फ़ायदा उठा चुके हैं ना, तो उस वजह से एक्सपेंस में जा रहा है। अगर लॉस होता, जैसे हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, जैसे एक दूध था, दूध गिर गया मुझसे, तो मैंने उससे फ़ायदा नहीं उठाया, तो वो मेरा लॉस हो गया। लेकिन इसकी सर्विसेज से मैंने फ़ायदा उठाया है ना, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एक्सपेंस। पेड सैलरी एक्सपेंस, सैलरीज ₹8,000। सैलरी एक्सपेंस के साथ नाम से रिकॉर्ड होता है, अगर एंट्री में रिकॉर्ड करें तो। देन कितना हो जाएगा, एसेट लेस हो जाएगा, और कैपिटल भी लेस हो जाएगा 8,000 से। एंट्री बता देते हैं, देख लें एंट्री 8,000 से। देखो यहाँ कैश लेस हो रहा है क्योंकि कैश जा रहा है। पैड जो एक्सपेंसेस जो पैड लिखा होता है जस्ट, तो वो किससे, कैश से ही पे होते हैं। तो 8,000 से कैश हो रहा है पे। देन अब यहाँ पे तो एक्सपेंस का अलग से हेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल का जो हेड है ना उसमें ऐड कर देंगे, मतलब उसमें से लेस कर देंगे 8,000। अगर यहाँ इनकम होता, प्रॉफिट होता, तो यहाँ पे हम ऐड करते। अब यहाँ एक्सपेंस दे रहा है तो यहाँ पे 8,000 से हम लोग लेस कर देंगे। देन अब आखिरी एंट्री है पैड टू क्रेडिटर। जो क्रेडिटर है मतलब जिससे हमने उधार लिया था, तो उसको हम कितने पे कर रहे हैं, 10,000 रुपये। तो पैड कर रहे हैं, पैड का मतलब कैश जा रहा है हमारे पास से, तो असेट्स कितना 10,000 से कम हो रहा होगा, और लाइबिलिटी मतलब उधार चुका रहे हैं, उधार कम कर रहे हैं, हमारा उधार कम हो रहा है, जिसकी हम पे कर रहे हैं, पेमेंट की वजह से हमारा उधार कम हो रहा है। तो अब क्या एंट्री बनेगी, सॉरी एंट्री नहीं, इक्वेशन में क्या होगा, इम्पैक्ट क्या आएगा हमारी एंट्री इक्वेशन में, एसेट है मतलब जो कैश है वो हम पे करें, तो कैश यहाँ से कम हो रहा है 10,000 से, और उधार जो हमने लिया था वो भी कम हो रहा है हमारा 10,000 से, ठीक है, 30,000 में से 10,000 लेस हो रहे हैं। तो अब इम्पैक्ट ये हो रहा है कि 38,000 में से माइनस करेंगे 10,000, तो 28,000, आई थिंक मैं पिछले वाला भूल करना, 46,000 से माइनस कर देंगे 8,000, तो ये तो सब आप कर ही सकते हैं ना, तो अब डायरेक्ट बता देती हूँ मैं। 28,000 आ रहा है, 25,000, 23,000, 18,000, इम्पैक्ट कुछ भी नहीं था इससे डायरेक्ट। 30,000 में से 10,000 माइनस किया तो 20,000, 74 का 74,000। अब आप इन दोनों को प्लस करें और इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 94,000, और यही आएगा। आप इसको आराम से प्लस करके देख सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। 94,000 इक्वल टू 94,000।
अब ये असेट है और लाइबिलिटी और इक्विटी है, तो आंसर दोनों के सेम आए। ये क्या था हमारा सोर्सेज रिसोर्सेज थे और ये हमारे सोर्सेज थे, दोनों का आंसर सेम आएगा। अगर आपका ये आंसर इक्वल नहीं आता ना, इसका मतलब है आपने कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ की है। अगर आपका आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब आपका काम बिल्कुल सही है। और सबसे अच्छी बात ये होती है डुअल एंट्री सिस्टम की अकाउंटिंग में, आपका जो एसेट का और बैलेंस शीट का आंसर इक्वल आ रहा है ना, ये बैलेंस शीट की इक्विटी ना, एसेट इज इक्वल टू इज लायबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है ना, इसका मतलब है आपने जो काम है वो बिल्कुल सही किया है, आपके काम में कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।